कैसे हो बेटा आप सब लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हैं और आप लोग अपनी तैयारी में जोरों शोरों से लगे हुए हैं। मॉक टेस्ट भी था आप लोगों का, आई थिंक आज। कैसा रहा आप लोग? कैसे हो बेटा आप सब लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हैं और आप लोग अपनी तैयारी में जोरों शोरों से लगे हुए हैं। मॉक टेस्ट भी था आप लोगों का, आई थिंक आज। कैसा रहा आप लोग? मॉक टेस्ट भी था आप लोगों का, आई थिंक आज। कैसा रहा आप लोगों का मॉक टेस्ट? यस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आइए आइए, वेलकम वेलकम। प्रेजेंट सर जी, गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून बेटा जी, गुड आफ्टरनून। क्या हालचाल है बेटा आपके? बढ़िया है? अपने घर पे जो जो लोग पढ़ रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, बेटा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के बस तैयारी करते रहिए। अभी बहुत सारी जो है एफर्ट करना बाकी है। अभी तो रिवीजन आप लोग करेंगे, है ना? उसके बाद सेकंड जेई मेन आएगा, फिर एडवांस्ड भी आएगा। तो लगे रहिए, बस एफर्ट करते रहिए। इस समय मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं दिया सर? अरे यार, ऐसा मत करो। देखो, टेस्ट से कई लोग, देखो ड्रॉप ईयर में स्पेशली, पता है एक सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं कि सोचते हैं कि टेस्ट तो मैं तब दूंगा या दूंगी जब मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि एज ड्रॉप ईयर एक साल में हमें जब 2 साल का सिलेबस करना होता है, कुछ ना कुछ हमारा छूटा होता है, कुछ ना कुछ रह गया होता है, किसी ना किसी सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ टॉपिक पक्का छूटा होता है। और हम इस आशा में बैठे रहते हैं कि सर हमारा सिलेबस खत्म होगा, हम तब देंगे, और वो बहुत लेट हो जाता है। तो द वेयर एज द राइट थिंग टू डू इज कि भाई, अगर आपका 60-70% भी सिलेबस हो गया है, तो आप उस 60-70% को ही अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। आप उसमें से लाके देखिए कितने नंबर आ रहे हैं आपके। कि अल्टीमेटली 100% तो वैसे ही नहीं लाने अपने को पेपर में, है ना? तो पेपर्स को जरूर दीजिए। अगर आप लोगों ने दिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नंबर नहीं आए हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको उसकी भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि किस तरह से हमें पेपर में अटेम्प्टिंग स्किल्स अपनी बढ़ानी है। और जिनके नंबर आ गए, बहुत अच्छी बात है बेटा। और जिन्होंने टेस्ट ही नहीं दिया, आपको तो पता ही नहीं लग पाएगा आप कितने पानी में हैं। ठीक है? तो पेपर जरूर दीजिए। पेपर से डरना बंद करिए, क्योंकि अल्टीमेटली वरना फिर डर लगेगा जेई वाले दिन। इसलिए बेस्ट है कि आप इतने पेपर्स दे दीजिए, इतने पेपर दे दीजिए कि जेई का पेपर जस्ट अनदर पेपर लगे आपको। दैट इज द आइडियल स्ट्रेटेजी। जब मैंने ड्रॉप लिया था तो हर हफ्ते टेस्ट देता था मैं, हर हफ्ते। और 12th में जब मैं था तो मैं टेस्ट मिस करता रहता था, यही गलती करता था। सो दैट वाज द मेजर डिफरेंस, कि फिर मैं जेई में भी जस्ट अनदर पेपर की तरह मैं दे के आ गया भाई। ओके, सो दैट इज व्हाट यू शुड डू। चलिए, हाँ, अटेम्प्टिंग, पेपर अटेम्प्टिंग की बात भी करेंगे। देखो, पेपर अटेम्प्टिंग में अगर मैं सबसे पहले तो दो तीन बातें करना चाहता हूं आप लोगों से। मेंस में और एडवांस में दो बातें करेंगे। तो अभी हम मेंस की स्ट्रेटेजी समझते हैं। देखो, क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं कि सर आप इतनी अच्छी रैंक लाए हैं, तो पक्का आपने कुछ ना कुछ किया होगा। क्या आप हमें वो बता सकते हैं ट्रिक्स, किससे रैंक अच्छी लाई जाती है? तो देखो, अब ऐसे तो यार मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं पता, किसी को भी फॉर्मूला नहीं पता होता, बट मैंने जो चीजें सही करी है मैं आपके साथ वो सब शेयर कर सकता हूँ। ठीक है? तो वो बातें जरा थोड़ी सी शेयर कर लेते हैं कि किस तरह से पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा एग्जाम के अंदर। क्योंकि पढ़ाई तो सब लोग कर लेते हैं, पर पढ़ाई करने के बाद एग्जाम में नंबर लाना इज आर्ट, इज एन आर्ट। ठीक है? हर एक बच्चे के बस की नहीं होती नंबर लाना। पढ़ाई जितने बच्चे कर लेते हैं, सबका जेई सिलेक्शन नहीं होता। तो इस बात को समझना जरूरी है कि हम किस तरह से पेपर वाले दिन रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह से पेपर लिख रहे हैं, वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारे सक्सेस में। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तैयारी आप सब कर लेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे बहुत सारे बच्चे, बट उन सबका भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो पेपर मेंस का अटेम्प्ट करते वक्त थोड़ा इस बात का ध्यान रखिए कि आपको टाइम यहाँ हमेशा कम फील होगा। मेंस में हमेशा तुम्हें लगेगा कि यार काश और टाइम होता, मैं और कर लेता, कुछ क्वेश्चन छूट गए। ठीक है? वेयर एज एडवांस में जनरली ऐसा नहीं होता। एडवांस में हमसे क्वेश्चन जितने होने होते हैं वो हो जाते हैं, वरना हो ही नहीं रहे होते हैं जनरली स्पीकिंग, है ना? एक्सेप्शन हो सकता है, बट जनरली यही रूल होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपने 3 घंटे ऑप्टिमाइज करने होते हैं। देखो, ऑप्टिमाइज करने का मतलब ये नहीं है कि हमें 100% पेपर सॉल्व करना है। बहुत बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं कि मार्क्स लाने को समझ लेते हैं रैंक आ जाएगी। मार्क्स लाने से जितने मार्क्स ले आऊंगा उतनी रैंक आएगी, विच इज ट्रू इन अ सर्टेन वे। बट मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो ये कि आप ज्यादा मार्क्स के पीछे भागेंगे तो गलतियां होंगी, और फिर सिली मिस्टेक्स होंगी तो आपके नेगेटिव मार्क्स होंगे। वेयर आपको जाना चाहिए अपने टाइम ऑप्टिमाइजेशन के पीछे, कि मैं 3 घंटे को कैसे बेस्ट यूटिलाइज करूं। सो टाइम ऑप्टिमाइज कैसे करना है कि भाई हम किसी क्वेश्चन में फंसे ना, और सिली मिस्टेक्स ना करें। अगर ये दो चीजें इंश्योर हो गई,
तो अब आपने क्या किया, 3 घंटे में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब उन 3 घंटे में चाहे 100 बने, चाहे 200 बने, चाहे 150 बने, क्योंकि अल्टीमेटली तुमने देखा है कई बार क्या होता है, कुछ शिफ्ट आ जाती है इजी जिसमें बड़ी हाई कट ऑफ चली जाती है, और कुछ शिफ्ट आ जाती है डिफिकल्ट जिसमें कट ऑफ लो जाती है। तो हम अगर मार्क्स को बेंचमार्क मानेंगे तो हमें कभी समझ ही नहीं आएगा कितने मार्क्स लाने, राइट। तो अल्टीमेटली आपको क्या, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये तुम्हें जिन लोगों को समझ आ गई वो इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, कि आपको मार्क्स के पीछे नहीं भागना है, आपको ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टाइम के पीछे जाना है। ठीक है, कि आपने जितनी देर 3 घंटे दिए उसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं कहीं फंसा नहीं, मैंने फालतू के टफ क्वेश्चन में फंसा नहीं, टाइम वेस्ट नहीं किया, उनको मैंने देखते ही छोड़ दिया, या जो जो मैंने किया है उसमें कोई सिली मिस्टेक्स नहीं करी, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, एक दो के छोड़ के, तो आपने एक तरह से अपना टाइम मैक्सिमम यूटिलाइज कर लिया, 3 घंटे जितनी तरह से बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकती थी वो आपने कर लिया, है ना। अब इसमें चाहे 150 बने, 200 बने, 250 बने, वो आप मेजॉरिटी से बेटर कर लेंगे उसमें, राइट, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट यू मस्ट डू। ठीक है, तो अब 3 घंटे का जो पेपर होता है, सबसे पहले अपने को एक बात समझनी है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टाइम के पीछे जाना है, ना कि नंबर ऑफ मार्क्स के पीछे। ठीक है, टाइम अपने को बेस्ट यूटिलाइज करना है। कई लोग कहते हैं कि सर ये तो बहुत ऑब्वियस बात है, बट ट्रस्ट मी यही नहीं इंप्लीमेंट कर पाते लोग। आप खुद सोचिए कितनी बार ऐसा लगता होगा तुम्हें कि यार उस क्वेश्चन में वहां फालतू 10 मिनट वेस्ट कर दिए। कई क्वेश्चंस हम ईगो को लेके सॉल्व करने लगते हैं कि यार हमने डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमने पढ़ाई है, अब डिफरेंशियल का तो करूंगा ही, अब पता चला वहां इतना लेंदी आ गया या फिर इतना डिफिकल्ट आ गया कि आप उसमें लगे पड़े लगे पड़े लगे पड़े 15 मिनट लगा दिए, और फिर बाद में रियलाइज होता है कि अरे यार नीचे इजी वाले तो छूट गए, घर आके देखा यार इजी वाले तो रह गए, राइट। सो दिस इज व्हाट आई प्रिसाइजली मीन बाय ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टाइम। अब वो एक आर्ट है, हमें सीखनी है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टाइम में 2-3 चीजें आएंगी कि भाई सबसे पहले तो डिफिकल्ट को देखते ही छोड़िए, वही क्वाड्रेंट वाला जो सिस्टम मैंने बताया था, जो भी आपको डिफिकल्ट एंड इजी लग रहा है, डिफिकल्ट एंड इजी, सॉरी इजी एंड नॉट लेंदी दिख रहा है, इजी एंड शॉर्ट कह देता हूं, उसको आप सबसे पहले करिए, सबसे पहले, वो तो कोई क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है अपने को। और जो आपको इजी एंड लेंदी लग रहा है, या जो आपको इजी एंड सॉरी डिफिकल्ट एंड लेंदी लग रहा है, या आपको जो डिफिकल्ट एंड इजी लग रहा है एंड शॉर्ट लग रहा है, ठीक है, इस कैटेगराइज क्विकली अपने माइंड में अपने को ये कैटेगराइज करना सीखना है। और इसको सीखने के लिए तुम्हें खूब सारे पेपर देने पड़ेंगे। पेपर देने का मतलब ये है तुम एटलीस्ट यही सीख जाओगे, नहीं भी तुम्हारा पूरा सिलेबस प्रिपेयर्ड है तो एटलीस्ट तुम ये कर लोगे। ठीक है, सो ये बात आपको समझनी है कि सबसे पहले इनको अटैक करना है, सारे के सारे बच्चों को करना है। अब देखो 2 तरह के बच्चे होते हैं इसके बाद, कुछ बच्चे होते हैं जो कैलकुलेशन में बड़े अच्छे होते हैं, उनको पता है कि सर मैं कैलकुलेशन अच्छी कर लेता हूं, मेरा दिमाग ज्यादा नहीं चलता बट मैं कैलकुलेशन में अच्छा हूं, मेरे को पता है मैं एक्यूरेसी से काम करता हूं, बट मेरा दिमाग नए क्वेश्चन में मुझसे लगाने को बोलोगे वो नहीं लगेगा। इस कैटेगरी में होना कोई गलत बात नहीं होती। ठीक है, मैं भी सही बताऊं तो इसी कैटेगरी में था कि मुझसे इजी मीडियम वाले जितने मर्जी करवा लो, जेई के टाइम की बात कर रहा हूं, अभी नहीं, उस समय मुझसे जितने भी करा लो मैं जल्दी से जल्दी सही कर देता था उन्हें, इजी टू मीडियम डेफिनेशन वाले। डिफिकल्ट वाले सोचना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो उस कैटेगरी के इन दोनों क्वाड्रेंट्स के क्वेश्चन मैक्सिमम करें, और जिन्हें लगता है नहीं सर हमें कैलकुलेशन में नहीं थे, दिमाग लगा लेते हैं हम ऑन द स्पॉट, कई बच्चे होते हैं ना सोच लेते हैं सर ये ट्रिक समझ आ गई ये लगेगी इसमें, तो आप ये वाले करिए। और ये बेसिकली यूनिवर्सली ये तो सबको करने हैं और ये सबको छोड़ने हैं। ठीक है, ये कॉल लेना है अपने हिसाब से, आपकी तैयारी के हिसाब से। ओके, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सर ये सारे ही छोड़ दूंगा क्या, तो मैं तो सर 100 में से 100 लाना चाह रहा था। भाई मेरे तू ले 100 में से 100 की अगर कैपेबिलिटी है तेरी, तो इन सबको करने के बाद तेरे पास बचेंगे 15-20 मिनट। अगर तुम्हारी कैपेबिलिटी होगी 100 में से 90 मैथ्स में लाने की, तो तुम्हारे पास समय बचा होगा, तब ये कर लेना। तो मैं आपको बस ये कह रहा हूं कि इसको पहले मत करो। आपकी कैपेबिलिटी है, आपको लगता है कि सर मेरे पास तो 45 या 50 मिनट्स या 1 घंटे के बाद भी अभी 15 मिनट बचे हैं। बाय द वे मैथ को आपको जनरली 1 आवर 15 मिनट्स देने चाहिए। ठीक है, जनरल रूल बता रहा हूं, फिजिक्स को आपको 1 आवर देना चाहिए और केमिस्ट्री आपकी 45 मिनट्स में हो जानी चाहिए पूरी। ठीक है, दैट इज द रूल। अगर आप 1.5 घंटा दे रहे हैं मैथ्स को तो टू मच टाइम दे रहे हैं, इसका मतलब आपके बाकी सब्जेक्ट्स वीक हैं, तो आपको बाकी सब्जेक्ट्स पे वर्क करने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि आप 1 घंटा में 15 मिनट में मैथ्स में जितना 1.5 घंटे में 15 मिनट एक्स्ट्रा ऐड करके नहीं कर पाओगे, बाकी सब्जेक्ट्स में उतने मार्क्स ऐड कर लोगे बेटर करके उनको। ठीक है, तो ये आपका टाइमिंग होनी चाहिए। अब आपको लगता है सर मैं 1 घंटे के बाद भी अभी फ्री हूं, मैंने ये सब कर लिया, अभी भी मेरे पास टाइम बच गया, अब क्या करूं, तो आप कर लो ये वाले। तो इसका मतलब आप हो केपेबल 90 नंबर लाने के लिए, 90-95 लाने वाले बच्चे हो आप। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा नहीं होंगे,
मुश्किल से मेंस के पेपर में ये 1 या 2 क्वेश्चन होंगे ऐसे, ठीक है, जो एक अंदाजा दे रहा हूं आपको। 25 में से लगभग 12 क्वेश्चन आपके, 12 से 13 क्वेश्चन ये होंगे, 12 से 13 क्वेश्चन आपके ये होंगे, ठीक है। और अब जो 10 बचे उसमें से आप ये मान लीजिए 5 यहां होंगे, मतलब यहां थोड़े आजकल ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए 5 to 7, 7 यहां होंगे और 3 या 4 यहां होंगे आपके, ठीक है। एडवांस में ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ये वाले थोड़े बढ़ जाते हैं, ये थोड़े कम हो जाते हैं, राइट। सेम मैनर में होता है। तो अगर आप ये आइडेंटिफिकेशन सीख गए क्वेश्चंस का, तो आपका ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टाइम हो जाएगा, और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टाइम हो गया तो आपके नंबर आ जाएंगे, ठीक है। मैंने भी एक्चुअली ये बात मुझे पहले नहीं पता थी, बट अगर मैं अपने पेपर को देखता हूँ जेईई वाले दिन, जिस दिन मैंने दिया था, तो एक्चुअली मैंने यही किया था। मैथ्स में मैंने आपको बताया कि 184 मार्क्स का पेपर था, बट मैं 160 मार्क्स का तो देख भी नहीं पाया था, रीड भी नहीं कर पाया। बट जितना मैंने रीड किया था, मैंने वहां बस एक में सिली मिस्टेक करी थी, सिर्फ एक मेरा नेगेटिव हुआ था। तो क्या हो गया था, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टाइम हो गया था ऑटोमेटिकली, इसलिए मेरी रैंक इतनी अच्छी आ गई, राइट। और आज भी ये वैलिड है, ये वैलिड हमेशा रहेगा, चाहे जितना भी कंपटीशन हो जाए, जितना भी पेपर डिफिकल्ट आ जाए। अगर आप टाइम के पीछे जाएंगे, नंबरों के पीछे नहीं जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके नंबर उतने आ जाएंगे जितने चाहिए, ठीक है। हाँ, 40 मिनट केमिस्ट्री में ठीक है, 40-45 एक ही बात है, जनरली यही रूल होता है बेटा। तो आप इसको कोशिश करिए इस चीज को इंप्लीमेंट करने की। अगर आपने थोड़े बहुत भी कोशिश ये करिए कि अपने को नेगेटिव 0 कर रहे हैं अपने। अगर आपके अभी बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं ना, 5 से ज्यादा नंबर आप नेगेटिव में लूज करते हैं, मतलब आपका ये स्ट्रेटेजी चल ही नहीं रही है सही, राइट। आपने नेगेटिव कर दिया, मतलब आपने या तो उसे करना ही नहीं चाहिए था, तो आपको आता ही नहीं था, राइट। ये डिफिकल्ट था क्वेश्चन आपके लिए, या फिर आपने सिली मिस्टेक कर दी, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो नेगेटिव को इंश्योर करिए कि वो टेंडिंग टुवर्ड 0 जाए। आई नो एग्जैक्ट 0 नहीं हो सकता, कई बार 1-2 गलतियां तो हो ही जाती हैं, सिली मिस्टेक, बट अगर वो 10-12 क्वेश्चन नेगेटिव जा रहे हैं आपके, -10 हो रहे हैं, माइनस ओवरऑल पेपर में, so that is a lot of नेगेटिव मार्क्स, राइट। 2 3 4 मैक्सिमम 5 कर लो तीनों सब्जेक्ट्स मिला के, बट अगर 5 से ज्यादा रॉन्ग हो रहे हैं, तो मतलब या तो आप ओवर अटेम्प्ट कर रहे हैं, या तो आप जल्दीबाजी कर रहे हैं, या तुक्के मार रहे हैं, या फिर आप को जो नहीं आता वो अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। वो मत करिए, वो मत करिए। 12 रॉन्ग हो गए, 15 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक, सो दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। यस, तो दिस इज द प्रॉब्लम। आपको नेगेटिव इतने ज्यादा नहीं कर सकते आप। 19 कह रहे हैं, एक 19 कह रहा है, 12 कह रहा है, हाँ। तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम बेटा। अगर आप इतने नेगेटिव कर रहे हैं, मतलब आप वो चीजें अटेम्प्ट कर रहे हैं जो आपको आती नहीं, दो तरीके से, या तो कॉन्सेप्चुअली नहीं आती, या कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो, राइट। सो कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो, मतलब आप ये वाले मार्क्स लूज कर रहे हो। तो आप खुद सोच के देखो, कई बार क्या लगता है कि सर 5 नंबर की तो बात है, हम तो तुक्का मार लेते हैं, -5 ही तो होंगे, प्लस भी तो हो सकते हैं। तो एक्चुअली इट इज नॉट जस्ट अबाउट +5। मैं आपको डिफरेंस भी समझा देता हूं। अगर आप नेगेटिव -5 कर रहे हैं वर्सेस -10 कर रहे हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। आपको 5 नंबर का ही डिफरेंस लग रहा होगा, सर 5 का तो डिफरेंस हुआ, एक आध सही हो गया तो बैलेंस हो जाएगा, नहीं। इट इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ 5 मार्क्स, राइट। आपने जब -5 करे वर्सेस -10 करे, तो आपने ये जो -5 एक्स्ट्रा करे, इसमें आपने समय भी तो वेस्ट करा। 5 इंटू 4 मिनट्स भी अगर लगाए, 3 मिनट्स भी चलो मान लो, तो आपने एक तरह से 15 मिनट्स भी वेस्ट कर दिए हैं इन अटेम्प्टिंग इट रॉन्ग, ओके। आपको तो सिर्फ -5 नंबर दिख रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि आपने 15 मिनट बर्बाद भी करे हैं। ये टॉपर्स माइंडसेट होता है। वो 15 मिनट में अगर आप सोचिए, यहां का या इजी एंड लेंदी वाले 2 क्वेश्चन भी कर देते, तो एक्चुअली 8 नंबर ये भी तो है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं इसको बेटा। आपने अपॉर्चुनिटी जो लूज कर दी उन 2 क्वेश्चंस को करने की इन 15 मिनट में, तो 8 और 5 13 नंबर का फर्क हुआ है, 5 नंबर का फर्क नहीं हुआ है। और 13 मार्क्स इज अ लॉट ऑफ नंबर इन जेई। आपकी रैंक हजारों में आगे जा सकती है, ओके। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव बहुत बड़ा क्राइम है। इट इज नॉट, हमें लगता है कि अरे -1 ही तो हो रहा है, मिलेंगे तो 4 मिलेंगे, ए और बी में से तुक्का मार देता हूं, लग रहा है ऐसा लग रहा है। पहले तो वो लग भी सही रहा है या नहीं, ये अपने आप में एक कंफ्यूजन है। तुमने 2 एलिमिनेशन कर दिए, तुम इतने ही बड़े बॉन्ड हो कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने तुम्हें आते हैं, तो भाई पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते। वहां भी एक प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी दैट जो एलिमिनेशन हमने किया है वो भी सही है कि नहीं, और फिर उन दोनों में से भी आप तुक्का मार रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो एक तुक्का ही है मेरे हिसाब से। अगर आप एक जेन्युइनली वेल प्रिपेयर्ड बच्चे हैं, तो आपके पास तुक्का मारने का टाइम ही नहीं हो सकता। आपके पास हमेशा टाइम की शॉर्टेज रहेगी, आपको लगेगा हमेशा अरे यार ये वाले आते हैं, मुझे काश समय मिल जाए तो मैं कर दूं, राइट। हाँ, ठीक है बेटा, समझ गए हो कि नहीं, बात समझ गए हो? क्या मेरी बातें समझ आ भी रही हैं तुम्हें, या ऊपर से जा रही हैं? हाँ,
तो इस चीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। पेपर जब आप देते हैं ये एनालिसिस जरूर करिए। हर पेपर के बाद देखिए क्या आपने इस वाले के सारे क्वाड्रेंट के क्वेश्चन सही करे, क्या आपने उनको कैटेगराइज भी सही करा कि नहीं करा। हो सकता है आपको उस समय देखने में वो डिफिकल्ट लग रहा था, एक्चुअली वो कहीं होता है ना मुखौटा पहनाया हुआ इतना लंबा क्वेश्चन, बट करने गए बड़ा इजी था। तो आपने कैटेगराइजेशन गलत करी थी या सही करी थी, या फिर आपने वहां पर अटेम्प्ट गलती कर दी, कितने किस में अटेम्प्ट करे, कितने किस क्वेश्चन में किस पेपर में कितने थे, ये एनालिसिस आपको जरूर करना है। ओके, आ रहा है सर, समझ गए? तुम इस स्ट्रेटेजी के साथ करो, देखो ना तुम्हारी रैंक आई बढ़िया। और बस इसको इंप्लीमेंट सही से कर देना, ठीक है? अब वो चाहे तो मैं 150 नंबर बने, चाहे 200 बने, चाहे 250 बने, डजंट मैटर। उस पेपर में आपने अपना टाइम ऑप्टिमाइज कर दिया होगा तो आपकी रैंक बढ़िया ही आएगी। क्योंकि यहां हमें एब्सोल्यूट नंबर नहीं लाने ना, हमें 99% से बेटर लाने हैं। वो कैसे आएंगे? टाइम, जब हमने टाइम को 99% से बेटर यूज कर लेंगे, राइट? तो दैट इज द आइडियल वे। चलो आगे बढ़ते हैं, एडवांस की बात कभी और करेंगे। मेंस की बात अभी आज हमने कर ली है, पेपर अटेम्प्टिंग। चलो अब जल्दी, बहुत ज्ञान की बातें हो गई, थोड़ा सिलेबस भी आगे करें।